दोस्तों को नमस्कार, मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लेकर के आ गए हैं नई वीडियो। बात कर रहे थे राजस्थान के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में हम जिक्र कर रहे थे, तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये हमारी इसी क्रम की तीसरी वीडियो है। दो वीडियो के पार्ट हम बना चुके हैं जिसमें हमने दो भौतिक प्रदेश जो है हमने कवर किए थे। अब बात करेंगे तीसरे भौतिक प्रदेश के बारे में। यहाँ पे एक रफली मैंने राजस्थान का मैप बनाया है, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। सीधे आते हैं पॉइंट पर। अगर हम बात करते हैं बिल्कुल बीचों बीच, मैं एक रेखा खींचता हूं रफली और इधर से इसका थोड़ा सा ढाल बना देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा अरावली प्रदेश, जिसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। अरावली प्रदेश ये हम कवर कर चुके हैं। इससे पहले हमने कवर किया था उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये भी हम देख चुके हैं। आज बात करेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश कौन सा है? अब अरावली प्रदेश के पूर्व के दिशा के अंदर, पूर्व दिशा में फैला हुआ नदियों द्वारा निर्मित विस्तृत मैदानी क्षेत्र क्या है? पूर्वी मैदानी भाग है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश ये आ गया आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश, और ये आ गया आपका दक्षिणी पठारी प्रदेश। हथौड़ी हड़ौती का पठार भी हम बोलते हैं इसको, दक्षिणी पठारी प्रदेश। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। आज बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। इसके बारे में मोटी मोटी चर्चा कर लेते हैं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश क्या है। एक सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि कितने भूभाग पर फैला हुआ है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का ये क्या है? 23% भूभाग पर फैला हुआ है। 23% क्षेत्र को क्या करता है? घेरता है। 23% क्षेत्रफल है ये वाला पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, तो जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पे 39% जनसंख्या जो है राजस्थान की निवास करती है, और ये अपने आप में दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश, भौतिक प्रदेश भी है। सबसे ज्यादा भौतिक प्रदेश जिसमें जनसंख्या सबसे ज्यादा रहती है वो है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो हमारे 61% के लगभग क्या था? क्षेत्रफल था, और 40% के लगभग क्या थी? हमारी जनसंख्या थी। ये हमने देख चुके हैं पहले। अब यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं कि 23% क्षेत्रफल है और 39% जनसंख्या है। तो राजस्थान का वह भौतिक प्रदेश जहां पर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, तो वो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, सबसे उपजाऊ प्रदेश है। एक बात करते हैं यहाँ पे, क्या है ये? सबसे उपजाऊ प्रदेश है। सबसे उपजाऊ प्रदेश कौन सा है राजस्थान का? पूर्वी मैदानी प्रदेश, सबसे उपजाऊ प्रदेश। ये बात हमने कर ली। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसके बारे में। इसकी उत्पत्ति के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। इसकी उत्पत्ति किससे मानी गई है? उत्पत्ति मानी गई है दोस्तों तैथिस सागर से। तैथिस सागर से किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति कहा जाता है? तो इसके लिए हमें थोड़ा भारत के संदर्भ में इसको देखना पड़ेगा। भारत के संदर्भ में बात करूं तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये वाला एरिया जो मिटा देता हूं, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का ये इस प्रकार से नक्शा है, और यहाँ पे क्या है? राजस्थान है। ये आ गया आपका अरावली प्रदेश। इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। ये आ गया आपका भारत, और यहाँ पे आ गया आपका राजस्थान का एरिया। राजस्थान के बिल्कुल मध्य के अंदर क्या है? अरावली है। क्या है? अरावली है। और इधर क्या है? पूर्वी मैदानी प्रदेश है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये वाला जो भाग है ऊपर की साइड वाला, ये राजस्थान के जो भारत का कौन सा भौतिक प्रदेश है? उत्तर का विशाल मैदान है। कौन सा है दोस्तों? उत्तर का विशाल मैदान है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है कि राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश जो भौतिक प्रदेश है वो भारत के किस भौतिक प्रदेश का अंग है? तो उत्तर के विशाल मैदान का अंग है पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान का। और उत्तर का विशाल मैदान जो है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तैथिस सागर से हुई है। किससे हुई है? तैथिस सागर से हुई है। इसीलिए कहा जाता है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति भी जो है तैथिस सागर से हुई है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो राजस्थान के संदर्भ में देख ली हमने, भारत के संदर्भ में बात देख ली। अब थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश के जो लोग हैं, अरावली को भी हम हटा देते हैं, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। पूर्वी मैदानी प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। तो हम कृषि के संदर्भ में देखते हैं तो यहां पर लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं? कृषि करते हैं।
क्योंकि उपजाऊ क्षेत्र है तो यहाँ पे मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। अगर वर्षा की बात करूं तो यहाँ पे वर्षा कितनी होती है दोस्तों? कई बुक्स के अंदर आपको मिल जाएगा 50 से 80 सेंटीमीटर और कई बुक के अंदर आपको मिल जाएगा 60 से 80 सेंटीमीटर। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो ये होगी आपका वार्षिक वर्षा का औसत है यहाँ पे 50 से 80 सेंटीमीटर या 60 से 80 सेंटीमीटर। अलग अलग बुक्स के अंदर आपको अलग अलग मिल सकता है। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है? मिट्टी हम देख लेते हैं। यहां पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है तो जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी जो है, इसको क्या बोलते हैं? ये वाली मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी होती है, जो ज़्यादातर उपजाऊ होती है। इसीलिए लोग वहाँ पे कृषि करते हैं और कृषि के साथ जहाँ पर लोग कृषि करेंगे वहाँ पे पशुपालन भी करेंगे। तो इसलिए यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि एंड पशुपालन है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, कृषि एंड पशुपालन है। तो मिट्टी हमने देख ली। अब बात करेंगे कि यहाँ की वनस्पति कैसी, किस प्रकार की वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। वनस्पति की अगर मैं बात करूं, वनस्पति जो है यहाँ पे मानसूनी पतझड़ी वनस्पति है। मानसूनी पतझड़ वनस्पति, तो इस प्रकार की वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। अब थोड़ी सी और बात करते हैं इसके बारे में, पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। इसके ढाल की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ढाल से यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे क्लियर होंगे कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का ढाल, सामान्य ढाल कौन सा है, किस दिशा के अंदर है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश का सामान्य ढाल जो है आपका, वो क्या है? इस दिशा के अंदर क्या है? पूर्व है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर है। क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम से पूर्व की ओर है। और इस ढाल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एक आता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल होने के कारण पूर्वी मैदानी प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं उनका जल जो है वो कहां जाकर के गिरता है? बंगाल की खाड़ी में गिरता है। बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्यों गिरता है? बंगाल की खाड़ी में अगर हम अपने भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के इधर क्या है? ये है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पे क्या है? अरब सागर है। क्या है दोस्तों? अरब सागर है। तो यहाँ पे हमारा राजस्थान है। अगर राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान के संदर्भ में भी इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर जितनी भी नदियाँ जो बहती हैं वो क्या करती हैं? अपना जल कहाँ गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी के अंदर गिराएंगी। तो ढाल पश्चिम से पूर्व की होने के कारण पूर्वी मैदानी प्रदेश की ज़्यादातर नदियाँ जो हैं अपना जल कहाँ गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी के अंदर गिराती हैं। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में, क्योंकि ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से ये प्रदेश बना है। तो इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ। अब ये जो प्रदेश है पूर्वी मैदानी प्रदेश, यहाँ पे क्या होता है कि स्थलाकृतियाँ, ये क्वेश्चन सीधा सीधा सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश की किस प्रकार की स्थलाकृतियों का भाग है। तो मैदानी प्रदेशों के अंदर स्थलाकृतियाँ जो बनती हैं वो मेनतः 4 प्रकार की बनती हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो 4 प्रकार की स्थलाकृतियाँ यहाँ पे निर्माण होती हैं। 4 प्रकार की क्या बनती हैं? स्थलाकृतियाँ बनती हैं। 4 स्थलाकृतियाँ बनती हैं। नंबर 1 बात करते हैं हम, उसकी हम बात करेंगे नंबर 1 की। तो वो आ जाता है आपका भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश। अगर हम दूसरी बात करते हैं तो वो आ जाता है तराई प्रदेश। तीसरी हम बात करते हैं तो वो आ जाता है आपका खादर प्रदेश। खादर प्रदेश। खादर प्रदेश। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और चौथा आता है बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश। तो मैदानी क्षेत्र के अंदर 4 प्रकार की क्या होता है? स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसके अंदर क्या होता है? भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश और बांगर प्रदेश। और क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि मैदानी प्रदेशों की स्थलाकृतियों में किस प्रकार की स्थलाकृतियाँ जो हैं वो पूर्वी मैदानी प्रदेश का मेनतः भाग जो है, मुख्यतः भाग जो है निर्माण करती हैं। अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाबर प्रदेश किस प्रकार की स्थलाकृति होती है। अगर हम बात करें इस प्रकार से, क्या है ये?
पर्वत श्रृंखला है कोई, तो नदी हमेशा क्या आती है, इस तरीके से आती है और ये मैदानी प्रदेश आ जाता है। थोड़ा मैं इधर से बना देता हूं आपको। ये आ गया आपका मैदानी प्रदेश। तो नदी इस प्रकार से आती है ऊपर से इस तरीके से, और बाद में क्या आती है, मैदानी प्रदेश के अंदर जो है प्रवेश कर जाती है। अब नदी क्या आती है, ऊपर से तीव्र गति से अपना जल लेकर के आती है और उसके अंदर काफ़ी फोर्स होता है, तो अपने साथ क्या बहा लेती है, कंकड़ पत्थर मिट्टी जो है बहाकर लेकर के आती है। अब वो कंकड़ पत्थर मिट्टी जो बहा करके ले आती है, तो नीचे जब मैदानी प्रदेश के अंदर पहुंचती है तो वहां पर नदियों का जो गति है वो क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण ये कंकड़ पत्थर यहीं पे क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। और जहाँ पे ये कंकड़ पत्थरों के जमाव से बना जो क्षेत्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, भाबर प्रदेश कहते हैं। भाबर प्रदेश क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट प्रदेश की, तराई प्रदेश की। अब तराई प्रदेश क्या होता है, ये कंकड़ पत्थरों से क्या होती है, धीरे धीरे छोटी छोटी जल धाराएं जो बह करके आगे बढ़ती हैं। आगे बढ़ती हैं जब, तो ये क्या एक नदी का रूप ले लेती हैं, और नदी का रूप ले लेती हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, एक दलदली क्षेत्र बनता है। कौन सा बनता है, दलदली क्षेत्र बनता है। इस दलदली क्षेत्र को ही हम क्या बोलते हैं, तराई प्रदेश बोलते हैं। इस दलदली क्षेत्र को तराई प्रदेश बोलते हैं, दलदली क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तराई प्रदेश बोलते हैं। मेनता जो मुख्यतः भाबर प्रदेश और तराई प्रदेश ये दोनों क्या होते हैं, उपजाऊ नहीं होते, यानी इसमें कृषि नहीं हो पाती। तो ये नदी का रूप ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि मैदानी प्रदेशों का कौन सा भाग जो है अदृश्य नदियों का विस्तार माना जाता है। अदृश्य नदियां, क्योंकि यहाँ पे जो जल आता है वो कंकड़ पत्थरों के बीच में छोटी छोटी नदियों के रूप में बहकर आगे निकल जाता है और मुख्य नदी आपको दिखाई नहीं देती ऊपर से। तो इस तरीके से अदृश्य नदियां जो बनती हैं वो तराई प्रदेश या भाबर प्रदेश के अंदर बनती हैं। अब ये दलदली क्षेत्र बन जाता है तो यहाँ पे भी उपजाऊ क्षेत्र नहीं होता। अब बात करेंगे खादर प्रदेश क्या होता है। अब खादर प्रदेश, अब जब ये छोटी छोटी नदियां जो दलदली प्रदेश बन जाता है तो जिस साइड में इसका बहाव होता है वो एक नदी का रूप ले लेता है। और दलदली प्रदेश के अंदर जब ऊपर से वर्षा आती है, वर्षा ज़्यादा आ जाती है तो बाढ़ आ जाती है, तो ज़्यादा एरिया वो घेरता है। ज़्यादा एरिया घेरता है तो आपका जल जो है ज़्यादा क्षेत्र तक पहुंचता है और यहाँ पे प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है, जिससे इस क्षेत्र बंध का निर्माण होता है। और ये क्षेत्र क्या होता है, उपजाऊ होता है, काफ़ी उपजाऊ होता है। यहाँ पे कृषि की जाती है और इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, खादर प्रदेश बोलते हैं दोस्तों, खादर प्रदेश बोलते हैं। लेकिन अब बांगर प्रदेश क्या है, बांगर प्रदेश ऐसा प्रदेश होता है जहाँ पर पहले कभी क्या होती थी, नदी का क्षेत्र जो है बनता था, यानी नदियां पहले वहां तक पहुंच पाती थी और वहां पे उपजाऊ क्षेत्र था कभी। लेकिन वर्तमान के अंदर नदियों का जल वहां पर उस क्षेत्र के अंदर नहीं पहुंचता, जिससे वो पहले उपजाऊ थी, अब ये अनुपजाऊ भूमि के अंदर कन्वर्ट होती गई है। तो ऐसे प्रदेश को हम बांगड़ प्रदेश कहते हैं। तो हमने देखा 4 प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश और बांगड़ प्रदेश। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे राजस्थान के संदर्भ में ये पूछा गया है कि मैदानी क्षेत्र की स्थलाकृतियों में जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो भौतिक प्रदेश है उसका मुख्य जो लैंड है, यानी मेनता जो पूरी की पूरी भूमि है, वो ज़्यादातर भाग किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। तो ज़्यादातर बांगड़ प्रदेश है, बांगड़ प्रदेश वाली स्थलाकृतियां जो है पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। अब थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश में जैसे कि मैंने बताया कि सिंचाई, क्योंकि कृषि होती है तो सिंचाई के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सिंचाई हम देख लेते हैं। तो सिंचाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का मुख्य सिंचाई का साधन क्या है। तो सिंचाई क्या होती है, यहाँ पर कुएं एवं नलकूपों द्वारा होती है। क्या होती है, कुएं एंड नलकूप द्वारा सिंचाई होती है। तो ये आपको बात याद रखनी है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा हम देख लेते हैं कि कुओं द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई अगर राजस्थान में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है, जयपुर के अंदर होती है। राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा सिंचाई, कुओं से सिंचाई करने वाला जिला कौन सा है, जयपुर है। अगर मैं नलकूप की बात करूँ तो नलकूप द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचित जिला कौन सा है दोस्तों, वो है भरतपुर। तो ये क्वेश्चन भी छोटे छोटे पूछे जा चुके हैं। थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। अगर झीलें की बात करें, झीलों द्वारा भी सिंचित सबसे ज़्यादा जिला कौन सा है,
वो है उदयपुर। झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को, तो उदयपुर यहाँ पे उत्तर आपका बन जाएगा। नहरों द्वारा पूछ लेता है कभी, तो नहरों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचित होने वाले ज़िले जो कौन से हैं, गंगानगर व हनुमानगढ़ हैं। कौन से हैं दोस्तों, गंगानगर एंड हनुमानगढ़, गंगानगर एवं हनुमानगढ़। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं थोड़ी सी बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे, झरनों द्वारा सिंचित क्षेत्र, झरनों द्वारा सिंचित क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो आ जाता है डूंगरपुर। कौन सा आ जाता है, डूंगरपुर आ जाता है। अगर तालाब की बात करते हैं, तालाब द्वारा सिंचित सबसे ज़्यादा जिला कौन सा है, तालाब की बात करते हैं तो वो आ जाता है आपका भीलवाड़ा। और यहीं पे नदियों द्वारा भी बात कर ली जाए तो नदियों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचित राजस्थान का जिला कौन सा है, कोटा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। तो मेन यहाँ पे मेन था कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का मुख्य सिंचाई का साधन है कुएं एवं नलकूप द्वारा यहाँ पे सिंचाई की जाती है। अब थोड़ी सी और बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। ढाल की हमने बात कर ली, क्षेत्रफल की बात कर ली, सिंचाई की बात कर ली, मिट्टियों की हमने बात कर ली। मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। वनस्पति की हमने बात कर ली, कैसे लोग रहते हैं वहाँ पे पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर, क्या क्या वहाँ पे लोग करते हैं। कृषि मेन साधन है वहाँ पे, कृषि एवं पशुपालन लोग करते हैं। अब थोड़ी सी और बात करते हैं। ढाल हमने देख लिया, नदियों का बहाव हमने देख लिया। अब कौन सी बातें रहेगी उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश को कितने जिले कवर करती है, पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर आते हैं दोस्तों टोटल 10 जिले आते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। 10 जिले कवर करती हैं, जिसके अंदर एक तो पूरा का पूरा संभाग है, भरतपुर संभाग पूरा का पूरा इसके अंदर कवर होता है। और भी बाकी 6 जिले हैं तो वो भी आपको ध्यान होने चाहिए। अब कई बुक्स के अंदर आपको एक चीज़ मिल जाएगी कि अध्ययन की दृष्टि से पूर्वी मैदानी प्रदेश को उपभागों के अंदर क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया। तो हमने देखा 10 जिले इसके अंदर आते हैं। अब वो 10 जिले कौन कौन से हैं वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जयपुर, अलवर, भरतपुर, इसके अंदर आ जाएगा फिर सवाई माधोपुर, इसके बाद आ जाएगा आपका टोंक, आ जाएगा दौसा, आ जाएगा टोंक, दौसा, धौलपुर, करौली, 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले ये हो गए। और आ जाता है आपका जो अजमेर आ जाता है, और इसके अंदर आ जाता है आपका बांसवाड़ा आ जाता है। अजमेर और बांसवाड़ा, ये 10 जिले जो हैं आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर आते हैं। जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा, धौलपुर, करौली, अजमेर और बांसवाड़ा, ये 10 जिले जो हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर आते हैं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब बात कर रहे थे उपभागों की, तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश को क्या है, 3 उपभागों के अंदर मेनता बांटा गया है। मुख्यतः जो है 3 उपभागों, कई बुक के अंदर आपको 4 उपभाग भी बताए गए हैं। अब 4 उपभागों के बारे में यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं। 4 उपभाग कौन कौन से हैं अध्ययन की दृष्टि से आपको बताया जाता है। बाणगंगा बेसिन, कौन सा, बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन, चंबल बेसिन, और आ जाता है आपका माही बेसिन क्षेत्र। अब ये बेसिन क्षेत्र कौन सा होता है, वैसे आपको मैंने बता चुका हूँ कि नदियों द्वारा लाया गया क्षेत्र, जो बहाकर लाई गई जो मिट्टी जहाँ पे जमा हो जाती है उसी को हम बेसिन क्षेत्र बोलते हैं। तो जो क्षेत्र माही नदी द्वारा जो मिट्टी लाई गई है वहाँ पे जो क्षेत्र बना है उसको माही बेसिन बोल जाता है। जो चंबल नदी द्वारा उसको चंबल बेसिन, और जो बनास द्वारा बनास उसको बाणगंगा बेसिन बोला जाता है। आपको कई बुक्स के अंदर ये 4 उपभाग मिलेंगे और कई बुक्स के अंदर आपको सिर्फ ये 3 ही मिलेंगे, क्योंकि बाणगंगा जो बेसिन है, बाणगंगा नदी को क्या बोल दिया गया है, रुंठित नदी का दर्जा दे दिया गया है। रुंठित नदी कौन सी होती है दोस्तों, रुंठित नदी वो होती है जो पहले अपना जल क्या कराती थी
किसी खाड़ी या अरब सागर के अंदर गिराती थी, बंगाल की खाड़ी के अंदर गिराती थी, लेकिन अभी वर्तमान के अंदर वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है, तो इसको रुंठित नदी करार दे दिया गया है बाणगंगा बेसिन। इसलिए यहां पर थोड़ी देख लेते हैं कि इसकी स्थिति कौन कौन सी है। माही बेसिन की बात करूं तो ये वाला एरिया जो आ जाता है माही बेसिन कहा जाता है, माही बेसिन। अगर मैं इधर साथ साथ बात करूं तो ये आ जाता है आपका चंबल बेसिन, चंबल बेसिन, चंबल बेसिन आ गया आपका। और इसके बाद ये जो ऊपर का भाग है ये आ जाता है आपका बनास बेसिन, बनास बेसिन। और यहाँ पर ऊपर की साइड में आपका बाणगंगा बेसिन आ जाता है, बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा बेसिन। तो इन नदियों द्वारा, मैंने आपको पहले बताया कि पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ पूर्वी जो है पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र है। तो जो क्षेत्र माही बेसिन कहलाता है, माही बेसिन या इसको 56 का मैदान भी बोल देते हैं यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, 56 का मैदान। 56 का मैदान यहाँ पे क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे 56 गांवों का समूह है। क्या है? 56 गांवों का समूह है। तो ये आपको प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर 56 ग्रामों का समूह है जो इस माही नदी द्वारा लाई गई मिट्टी के अंदर बना हुआ है, इसीलिए उसको 56 का मैदान भी बोलते हैं या माही बेसिन बोल देते हैं। तो ये 4 उपभाग हैं बनास बेसिन। इसको वर्तमान के अंदर स्टडी इतना नहीं किया जाता, बाणगंगा को, क्योंकि ये रुंठित नदी की श्रेणी के अंदर आ गया है। तो ये 4 उपभाग हैं। तो दोस्तों ये आपका मोटी मोटी बातें होगी पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर भूलें। अगली वीडियो के अंदर हम लास्ट पार्ट जो हमारा दक्षिणी पठारी प्रदेश है इसको हम कवर कर देंगे और आपका टॉपिक जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।